आप सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स के सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में जिन प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो आपको लगेगा कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसका नोट्स तैयार करते रहिएगा। यदि मेरी बात माने तो पूरा जितना मैं बताऊं एक एक शब्द आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है अगले 1 घंटे जो मैं बोलने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कहां से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आज हम चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं शाही लीची और जर्दालू आम से। अब बात आती है, यदि कुछ भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, समसामयिक दृष्टि से वो कैसे महत्वपूर्ण है, तो उन सब के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। सबसे पहले जो शाही लीची और जर्दालू आम है इसके बारे में बात करें तो ये जो दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, बिहार के हैं। बिहार के हैं और शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर से है और जर्दालू आम भागलपुर से है, ये भी बिहार की है। वर्तमान समय में चर्चा क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय डाक ने और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने एक समझौता किया है। क्या समझौता किया है? इसके माध्यम से यदि पूरे भारत में कहीं भी इसकी मांग की जाएगी जर्दालू आम या शाही लीची की, तो भारतीय डाक जो है वो बागवानी विभाग के साथ मिलकर इसको वहां पे इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा। यदि आप बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और यहां से आप इसको बुक कर सकते हैं। अब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहली बात, ये कहां के हैं, तो आपको स्थान बता दिया। दूसरी बात क्या पूछा जा सकता है इसमें कि किसके साथ समझौता हुआ है, तो इसका भारतीय डाक के साथ समझौता हुआ। किसका? बिहार बागवानी विभाग का समझौता हुआ है। तो इतनी सारी चीजें आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं वर्ष 2020 के जीआई टैग के बारे में। वर्ष 2020 के जीआई टैग में क्या क्या चीजें हैं जो जिनको जीआई टैग दिया गया है वर्ष 2020 में, वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले है तेलिया रुमाल। अब बात आती है तेलिया रुमाल। कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा है जीआई टैग जिसको दिया गया है, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वह किस क्षेत्र से है, किस राज्य से है, और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तेलिया रुमाल जो है ये है कहां का? तेलिया रुमाल की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य का है और जो हम जीआई टैग अभी देखने जा रहे हैं ये सारे वर्ष 2020 के हैं, जनवरी से लेकर आज 2 जून तक के हैं। तो तेलंगाना से संबंधित है तेलिया रुमाल। फिर बात आता है सोहराई खोबर। सोहराई खोबर जो है ये कहां का है? ये हजारीबाग झारखंड का है। ठीक है, सोहराई खोबर कहां का है? हजारीबाग झारखंड। ठीक है। फिर बात आती है कश्मीरी सफरोन। ये कहां का है? कश्मीरी सफरोन जिसको केसर बोलते हैं, तो ये कहां का है? जम्मू कश्मीर। नाम के आगे ही कश्मीरी लगा है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण है चकहाव काला चावल। चकहाव काला चावल कहां का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य अक्सर चर्चा में बना रहता है और पूर्वोत्तर का हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पे खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये राज्य हमारा जो है चकहाव काला चावल वाला राज्य जो है ये हमारा मणिपुर राज्य है। ठीक है, तो चकहाव काला चावल कहाँ का है? मणिपुर राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है। फिर इसके बाद तमिलनाडु का एक जीआई टैग दिया गया था। एक मिष्ठान है, नाम है कोबिलपट्टी कदतलई मिष्ठान। ठीक है, तो कोबिलपट्टी कदलई मिष्ठान जो है, नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, कोबिलपट्टी कदलई मिष्ठान कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। इसको भी जीआई टैग मिला था। इसके बाद लास्ट में बात आती है गोरखपुर टेरिकोटा। अब गोरखपुर तो स्थान का नाम ही है, तो गोरखपुर टेरिकोटा ये उत्तर प्रदेश से संदर्भित है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। जब बात आती है गोरखपुर की तो तुरंत आपको पता होना चाहिए क्या? पानीपत। क्यों पता होना चाहिए? कि गोरखपुर और पानीपत में कुछ समानता है। क्या समानता है? कि दोनों जगह 2G एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की गई है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को जोड़कर देखने का प्रयास करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब भी गोरखपुर की बात आए तो आपको तुरंत पता होना चाहिए सामिया नसीम के बारे में। सामिया नसीम के बारे में आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में सामिया नसीम जो है ये अमेरिका के शिकागो में जज बनी हैं और ये कहाँ की रहने वाली थी? गोरखपुर की रहने वाली थी। इनकी ओरिजिन क्या है? गोरखपुर है, इसलिए इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए सामिया नसीम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले बिहार के कुछ अन्य जीआई टैग हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है सिलाव खांजा। सिलाव खांजा। सिलाव खांजा कहाँ का है? सिलाव खांजा की बात करें तो सिलाव खांजा नालंदा का है। नालंदा कहाँ पे है? नालंदा है बिहार में। तो सिलाव खांजा कहाँ का है? बिहार का है। दूसरा बात आता है मगही पान। मगही पान कहाँ का है?
तो मगही पान आपको बता दूं, मगही पान कहाँ का है? मगध का है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कतरनी चावल। ये कहाँ का है? कतरनी चावल जो है ये कहाँ का है? ये मुंगेर का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिहार से जुड़े हुए जो जीआई टैग थे, क्योंकि चर्चा बिहार की हो रही थी, तो बिहार के जो प्रमुख जीआई टैग थे वो हमने देख लिया। वर्ष 2020 में जो जीआई टैग महत्वपूर्ण हैं हमारी परीक्षा के लिए उनको हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है अंटार्कटिका ट्रांजिट एंटीना। ये क्या होता है? प्रश्न है अंटार्कटिका ट्रांजिट एंटीना। अंटार्कटिका ट्रांजिट एंटीना, इसको बोलते हैं एनिटा, ANITA। ये है क्या? सबसे पहले ये नासा का है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका है? नासा का है। ठीक है, अब अंटार्कटिका ट्रांजिट एंटीना है क्या? ये है अंटार्कटिका में जो न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो की ऊर्ध्व गति को ये पता लगाया है। इस एंटीने ने अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो के ऊर्ध्व गति का पता लगाया है और ये एंटीना किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है? नासा के द्वारा। अब आपको बता दूं एनिटा के बारे में प्रमुख बिंदु। ये एनिटा है क्या? ये एंटीना जो है अंटार्कटिका ट्रांजिट एंटीना, ये है क्या? तो आपको बता दूं ये एक टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका उपयोग अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ने वाले वैज्ञानिक गुब्बारे से अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मेटिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? जो अंटार्कटिका के ऊपर से वैज्ञानिक गुब्बारे उड़ते हैं उसमें अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मेटिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो आपने समझ लिया। अब बात आती है नासा की। तो जैसे ही बात नासा की आए तुरंत आपको पता होना चाहिए नासा की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। यदि हम बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। जब भी नासा के बारे में पढ़ें तुरंत उसी से कनेक्ट करके इसरो के भी बारे में पढ़ने का प्रयास किया करें। अब आपको बता दूं इसकी स्थापना 1 अक्टूबर को हुई थी 1956, इसको हुई थी 15 अगस्त 1969 की। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है किसकी? अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या? अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विंसन। माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और अभी हाल ही में इसको फतह किया था किसने? भारत की एक एम्प्यूटी महिला है। क्या? एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स क्या होता है? एम्प्यूटी मतलब होता है कि ऐसी व्यक्ति जिनके एक पांव या एक हाथ ना हो उनको हम बोलते हैं एम्प्यूटी। तो विश्व की पहली एम्प्यूटी महिला है जिन्होंने माउंट विंसन को फतेह किया, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली हैं, हमारे गृह जनपद की रहने वाली हैं। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा इनका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आप अपने जीवन से लगता हो आप हताश होते हो, निराश होते हो ना कभी, तो आप YouTube पे सर्च करिएगा, इनका एक बहुत अच्छा इनका एक इंटरव्यू है अरुणिमा सिन्हा का, उसको देखिएगा ना, निश्चित रूप से आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के जो है टच में रहना चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ाव स्थापित करना चाहिए जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, जिसको देखकर सुनकर समझकर आपका मनोबल बढ़ता हो। ठीक है, तो अरुणिमा सिन्हा पहली एम्प्यूटी महिला हैं जिन्होंने माउंट विंसन को फतेह किया। अब दूसरी बात आती है अंटार्कटिका की, कि अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं, बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित हैं। तो भारत के कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के 3 हैं, एक है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री और तीसरा जो सबसे नवीन स्थापित किया गया उसका नाम है भारती। ये 2013 में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। भारती सबसे लेटेस्ट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है हमारा वेब क्यू।
VEV ये है क्या? वेब क्यू है क्या? ये एक ऐप है, सबसे पहले बता दें तो ये ऐप है क्या? इस ऐप को बनाया है केरल राज्य सरकार द्वारा बनवाया गया है। क्यों बनवाया गया है? आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जब से शराब जो बंदी थी उसको समाप्त किया गया, शराब बंदी की जो स्थिति मतलब शराब की जो दुकानें थी जब से उनको खोला गया, आप देखते होंगे कि बहुत सारी संख्या में लोग जाते हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। तो इसी से निपटने के लिए जो केरल राज्य सरकार है उन्होंने वेब क्यू ऐप डेवलप कराया है जिसके माध्यम से शराब की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके, शराब की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो वेब क्यू ऐप क्या है? केरल राज्य सरकार द्वारा बनवाया गया है और इससे शराब से संबंधित है, शराब की आपूर्ति से संबंधित है। अब जब बात आती है केरल की तो केरल के बारे में तुरंत आपको क्या जानना चाहिए? तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें केरल के तो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ का एक पत्ता है जिसको बोलते हैं तिरुर पान के पत्ते। तिरुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला हुआ है। केरल की बात करें तो केरल में 2 से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है इराविकुलम। ठीक है। कौन कौन से? पेरियार, इराविकुलम, पेरियार हो गया, इराविकुलम हो गया, दूसरा हो गया शांत घाटी। पेरियार, इराविकुलम, शांत घाटी ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पे स्थित है? केरल में स्थित है। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पेरियार, इराविकुलम, शांत घाटी ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, केरल राज्य ने क्या कर दिया है? CFL जिसको बोलते हैं, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, उसको नवंबर से पूरे राज्य में बैन कर दिया है और इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है खीर भवानी मेला। बहुत ही महत्वपूर्ण है खीर भवानी मेला। अब बात आती है क्या कि खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है। एक लाइन में उत्तर हो गया, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अब अगर जम्मू कश्मीर में किया जाता है तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अभी प्रारंभ किया गया था जैक बूट ऑपरेशन। जैक बूट ऑपरेशन क्या था? आतंकियों के सफाए के लिए था जैक बूट ऑपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सर्व द सीनियर एक मुहिम है, सर्व द सीनियर। सर्व द सीनियर को प्रारंभ किसने किया? सर्व द सीनियर को जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभ किया गया है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जम्मू के कुछ नामों के जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ नामों को परिवर्तित किया गया है। जैसे जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी है, इसका भी नाम बदल दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ एक और नाम बदला गया है सिटी चौक, सिटी चौक और ओल्ड जम्मू, इन सब का नाम बदल दिया गया है। जम्मू जो एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महाराजा हरि सिंह के नाम पे, तो इसका नाम हो गया है महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट। जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है महाराजा गुलाब सिंह यूनिवर्सिटी और सिटी चौक या ओल्ड जम्मू का नाम रखा गया है भारत माता चौक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चीज और याद रखिएगा, पेंशन अदालत, पेंशन अदालत का पहली बार, हर बार ये आयोजन कहाँ होता था? नई दिल्ली में होता था, लेकिन पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली से बाहर हुआ और नई दिल्ली से बाहर कहाँ पे हुआ? जम्मू में किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेंशन अदालत का आयोजन पहली बार दिल्ली के बाहर जम्मू में किया गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक चीज और यहीं पे देख लीजिए कि 21 जून क्या आ रहा है हमारा? विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? लेह में किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब कुछ पोर्ट हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। क्या है? पहला है हमारा जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पोर्ट एंटसिरानाना। पोर्ट एंटसिरानाना। इसके बाद आता है हमारा सितवे पोर्ट, फिर इसके बाद आता है कोलंबो, हम्बनटोटा, फिर आता है चटगांव, मोंगला, इसके बाद हमारा आ जाता है ग्वादर, चाबाहार, फिर इसके बाद आता है पोर्ट लुइस। ये सारे पोर्ट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो हो सकता है आपकी परीक्षा में 4 पोर्ट का नाम दिया जाए और संबंधित देश का नाम दिया जाए और मैचिंग में आ जाए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब पहली बात आती है पोर्ट एंटसिरानाना। ये कहाँ पे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पोर्ट एंटसिरानाना ये है मेडागास्कर में, ठीक है, मेडागास्कर में है। और जानते हैं भारत सरकार मिशन सागर संचालित कर रही है। तो मिशन सागर के अंतर्गत अभी हाल ही में भारत का जो जहाज है नौसेना का, वो पोर्ट एंटसिरानाना पहुंचा है। कहाँ पे है ये? मेडागास्कर में है। फिर बात आती है सितवे पोर्ट। आप जानते हैं कोलकाता से सितवे को जोड़ा जा रहा है और ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और जो कलादान प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी आपको पता होगा कि भारत का प्रोजेक्ट है, भारत म्यांमार में इस पोर्ट को विकसित कर रहा है। तो सितवे कहाँ पे हो गया? म्यांमार में हो गया। फिर बात आता है कोलंबो और हम्बनटोटा। कोलंबो हम्बनटोटा कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है, ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं हम्बनटोटा को चीन ने 99 वर्षों के लिए लीज पे ले लिया है। दूसरा बात आता है कोलंबो। तो कोलंबो में भारत और जापान मिलकर इसके ईस्ट टर्मिनल को विकसित कर रहे हैं। कोलंबो पोर्ट के ईस्ट टर्मिनल को भारत और जापान मिलकर विकसित कर रहे हैं। बात आती है चटगांव मोंगला। आप सब जानते हैं कि ये कहाँ पे है? बांग्लादेश के पोर्ट हैं और इन बांग्लादेश के पोर्ट को भारतीय जहाज़ों को क्या मिल गया है? कस्टम फ्री। भारतीय सामानों को कस्टम फ्री यहाँ से कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई ड्यूटी चार्ज नहीं देना होगा, कस्टम फ्री कर दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है ग्वादर और चाबाहार। इसकी चर्चा हमने क्यों की? क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में कल के समाचार पत्रों में था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से जुड़ गया है। किसके लिए? ग्वादर पोर्ट के लिए। अफगानिस्तान ग्वादर से कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान से समझौता कर रहा है। तो ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान, और इस सीपेक के अंतर्गत आता है, चाइना का प्रोडक्ट है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। चाबाहार कहाँ पे? चाबाहार ईरान पे है। इसके बाद इससे माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद अन्य मतलब मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनसे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा निवेश चाबाहार में किया है। फिर बात आता है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ पे है? मिशन सागर के अंतर्गत हमारा जो जहाज है यहाँ भी जाएगा। ये आता है मॉरिशस के अंतर्गत, मॉरिशस, ठीक है। और मॉरिशस के अंतर्गत आता है। आपको ये भी बता दूं कि जब भारत रत्न दिया गया था, ये आप हमें बताएंगे, हमने बहुत बार करंट अफेयर्स में बताया है। तो जब भारत रत्न दिया गया था तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो विदेश के थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। इस बार कितने लोगों को दिया गया है भारत रत्न, आप बताएंगे। तो ऐसे कौन से लोग थे जिनको भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया गया हो और वो बाहर के हों, मतलब भारत के रहने वाले ना हो, विदेशी हों, जिनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया हो। और ये जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं उस देश के। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको क्या मिला है। भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है या पद्म श्री मिला है। ये आपका काम है, आप बताएंगे। नहीं आता है आप हमसे पूछेंगे, निश्चित तौर पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न या पद्म श्री या पद्म विभूषण दिया गया जो मॉरिशस से संबंधित हैं। इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा है,
INS से संबंधित आप जानते हैं इस समय बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, बहुत सारी मुहिम चल रही है भारत सरकार की इंडियन नेवी की सहायता से। तो हम जो जहाज़ हैं वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर एक मिशन के लिए अलग अलग जहाज़ भारतीय नौसेना द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। तो उन जहाज़ों के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं INS केसरी, INS केसरी। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं INS मगर, INS जलाश्व। इसके बाद हम देखने वाले हैं INS ऐरावत, INS कलिंग। ठीक है, अब इन सब के बारे में आपको देखना है। इसके अतिरिक्त 1 से 2 और हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पता होना चाहिए INS केसरी क्यों चर्चा में है। आप जानते हैं जो हमारा मिशन सागर चल रहा है, भारत सरकार का जो नौसेना के माध्यम से मिशन सागर कार्यक्रम चल रहा है, मिशन सागर के बारे में मैंने बताया है। तो मिशन सागर का जो नेतृत्व कर रहा है, जो जहाज मिशन सागर के जुड़ा हुआ है, वो है हमारा INS केसरी। फिर बात आता है INS मगर और जलाश्व। आप जानते हैं कि विदेशियों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार मुहिम चला रही है, जिसमें नौसेना और वायुसेना अलग अलग चरणों में कार्य कर रहे हैं। तो जो नौसेना का मिशन है, जिसके बारे में पूर्व में मैंने बताया है जब ये प्रारंभ हुआ था, तो उसमें INS मगर और INS जलाश्व कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे? समुद्र सेतु। फिर बात आती है INS ऐरावत। आप जानते हैं INS ऐरावत जब मादागास्कर बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे एक चक्रवात आया था। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया था। तो ऑपरेशन बनीला में जो जहाज भेजा गया था वो हमारा था INS ऐरावत। अब हम सबसे लास्ट में बात कर रहे हैं INS कलिंग या INS कलिंगा बोलते हैं। सबसे पहली बात ये जो INS कलिंग है, इसने 39 वर्ष सेवा दिया है भारतीय नौसेना में और अब इसको सेवा मुक्त किया गया है। तो सेवा मुक्त करने के बाद भारतीय नौसेना का कार्यक्रम क्या है कि इसको एक पार्क इस पे स्थापित किया जाए और लोगों को जो इस नौसेना से इससे जुड़े रहे हैं, INS कलिंग से जो लोग जुड़े रहे हैं, उनकी स्मृति में उनके इतिहास को ताज़ा करने के लिए एक प्रदर्शनी भी यहाँ पे हमेशा के लिए बनाई जाए। तो इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले INS कलिंग में या कलिंगा में भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 2022 तक राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन जो हमारा है उसके तहत 100 गीगावाट हमें सौर ऊर्जा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें भारत सरकार 2 मेगावाट का प्लांट लगा रही है, सौर ऊर्जा प्लांट 2 मेगावाट का इसमें लगा रही है, जिससे विद्युत की जो आवश्यकता हो इसको वो वहीं से इसको दी जा सके, क्योंकि अब इसको सेवा मुक्त किया जा चुका है। तो 2 मेगावाट का इसमें क्या किया जा रहा है? सौर पैनल लगाए जा रहे हैं 2 मेगावाट तक के। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक मिसाइल पार्क, जिसको बोलते हैं अग्निप्रस्थ, ठीक है, तो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को भी यहीं पे स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? INS कलिंग में। और इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ में होगा क्या? इसमें 1981 से लेकर अब तक के जो भी मिसाइल भारतीय नौसेना ने INS कलिंगा पे यूज किया है, प्रयोग किया है, उनको स्थापित किया जाएगा। उनको ये एक मेमोरियल के तौर पर, यादगार के तौर पर इस पर रखा जाएगा INS कलिंग पर, जिससे जो इनके परिवार हैं वो यहाँ पे आके इसको देख सके, अपने इतिहास को, अपने गौरव को पहचान सके। तो 2 चीज़ है कि पार्क, इसमें मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ बनाया जा रहा है, दूसरा 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा का यहाँ पे सेटअप स्थापित किया जा रहा है। अब बात आती है कि भारत सरकार का लक्ष्य है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, तो 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसका टारगेट रखा है भारत सरकार ने, नवीकरणीय ऊर्जा जिसका टारगेट रखा है भारत सरकार ने, उसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें इसमें से 100 गीगावाट जो है ये बोला गया है कि हम सौर ऊर्जा से स्थापित करेंगे। ठीक है, टोटल टारगेट है
175 गीगावाट, लेकिन 175 को भी 3 से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 100 गीगावाट जो है ये सौर ऊर्जा का टारगेट रखा गया है। फिर इसी में 60 गीगावाट जो है, 60 गीगावाट ये विंड ऊर्जा, ठीक है, विंड ऊर्जा का टारगेट रखा गया है। फिर इसी में आगे रखा गया है 10 गीगावाट बायो ऊर्जा का, इसको इसी तरह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बायो एनर्जी का टारगेट रखा गया है कि 10 गीगावाट ऊर्जा हम बायोगैस से या बायो प्रोडक्ट्स से हम उत्पादित करेंगे। और लास्ट में जो 5 गीगावाट है, 5 गीगावाट रखा गया है कि छोटे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, 10 गीगावाट बायोटेक्नोलॉजी से या बायो जो हमारे उत्पाद हैं बायोमास से, और 60 गीगावाट विंड एनर्जी, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 175 को किस तरह से भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है ये आपको पता होना चाहिए। कब का है? वर्ष 2022 तक का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2022 तक का टारगेट है, ठीक है। तो इस प्रश्न में इतना ही, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई योगा मुहिम क्या है? सबसे पहले बता दें कि इसको आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक परिषद किसके सहयोग से संचालित कराया जा रहा है? आयुष मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक परिषद, ठीक है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक परिषद के सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है माई लाइफ माई योगा के। आपको बता दूं जो आयुष मंत्रालय है इसके मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, और आयुष का फुल फॉर्म बहुत बार बताया है, उससे संबंधित कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का है, जैसे आयुर्वेदा मैंने बताया है कहाँ का है, फिर मैंने योगा बताया है कहाँ का है, इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो उसको बार बार चर्चा नहीं करना है, फिर कभी टॉपिक आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। तो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक परिषद ने माई लाइफ माई योगा मुहिम प्रारंभ किया है। अब यह है क्या? यह एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से कोई भी, आप भी हम भी, कोई भी व्यक्ति जो है इसमें भाग ले सकता है। कैसे, क्या करना है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन पर, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन पर योग ने प्रभाव डाला है, योगा ने उसके जीवन को चेंज किया है, उसके सोचने समझने की दृष्टि को चेंज किया है, तो वह अपना अनुभव साझा कर सकता है, एक वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव साझा कर सकता है। और वीडियो में क्या होगा? इसमें एक लघु वीडियो बनाना होगा जिसमें आप बताएंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन को योगा ने प्रभावित किया, और इसमें 3 आसन भी आपको करने होंगे। इसके बाद इस वीडियो को पब्लिश करना होगा। 3 आसन कौन कौन से हैं? क्रिया आसन, प्राणायाम बोलते हैं, और दूसरा है मुद्रा आसन। 3 आसन आपको करने होंगे। और इसको सबमिट कैसे करेंगे? #MyLifeMyYoga करके, चाहे आप इसको फेसबुक पर ट्वीट कर दीजिए, फेसबुक पर आप इसको कर दीजिए, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर #MyLifeMyYoga के माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं। फेसबुक पर #MyLifeMyYoga के माध्यम से आप इसको सबमिट कर सकते हैं, या आप ट्विटर पर #MyLifeMyYoga के माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं। और इसकी जो एक कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से देखा जाएगा कि किसका अच्छा रहा है, किसका योगा अच्छा रहा है, किसने अच्छे से बताया है, किसके जीवन को बेहतर ढंग से योगा ने प्रभावित किया है, उसी के आधार पर आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और ये एक प्रकार से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की जो हमारी मुहिम है, आप जानते हैं इस बार 60वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो 60वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम है, और इसके विजेता 21 जून को घोषित किए जाएंगे। आप यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इस बार के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कार्यक्रम होंगे वो हमारे कहाँ पे होंगे? ये हमारे होंगे लेह में आयोजित होंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो 2019 में कार्यक्रम हुए थे विश्व योग दिवस के, वो कहां पे हुआ था, वो आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 2019 में विश्व योग दिवस पर प्रमुख कार्यक्रम कहां हुआ था जहां पर प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट था मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रीन लेन के बारे में। ग्रीन लेन है क्या?
ग्रीनलैंड ये चर्चा में था, समाचार पत्रों में देखा जाए तो वैश्विक घटनाक्रम है। अब ग्रीनलैंड है क्या? सबसे पहले बता दें कि जो ग्रीनलैंड है इसको प्रारंभ किसने किया है, इस मुहिम को? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने प्रारंभ किया है और इसमें जुड़ने वाला पहला देश है चीन। ठीक है, सिंगापुर की मुहिम है, सबसे पहले इसको ज्वाइन किसने किया है? चीन ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ग्रीनलैंड है क्या? आप जानते हैं कोविड-19 के इस दौर में बुरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित है। एक देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में व्यापार के लिए भी नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या हो गई है, समस्त जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो सारी क्या गए, विराम लग गया, उन पे गति रुक गई है। तो सिंगापुर का प्रयास क्या है कि ग्रीनलैंड बनाए जाएं, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे देशों को जोड़ेंगे जिनके माध्यम से जो भी ग्रीनलैंड में देश जुड़े होंगे उनमें कोई भी व्यापारी वर्ग होगा तो आ जा सकता है, उसकी बेरोक टोक आवाजाही हम सुचारू रूप से संचालित कराएंगे। मतलब उद्देश्य है कि व्यापारिक गतिविधियों को संचालित किया जाए, उसको रोका ना जाए। तो सबसे पहले इसमें जुड़ा कौन? चीन। क्यों जुड़ा? क्योंकि आप जानते हैं चीन वर्तमान समय में बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि जो भी इसके व्यापार थे, जो भी इसके निर्यात थे, वो 100% रुक दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी देश चीन से कोई भी आयात नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा चीन प्रभावित है, तो तुरंत कौन जुड़ा इससे? चीन ही तुरंत जुड़ गया। अब ग्रीनलैंड जो है सिंगापुर का है। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। इसने भारत के सामने भी प्रपोजल रखा है कि भारत भी जुड़े, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अब हम बात क्या कर लेते हैं, दो चीज़ों की। सिंगापुर की अवस्थिति आप देखते होंगे तो मलेशिया और सिंगापुर एक चैनल है, इसके माध्यम से अलग होते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मलेशिया और सिंगापुर किस संधि के माध्यम से, किस जल संधि के माध्यम से या किस चैनल के माध्यम से अलग होते हैं? तो सिंगापुर और मलेशिया जौहर स्ट्रेट बोलते हैं इसको, जौहर स्ट्रेट के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो भूगोल का एक प्रश्न याद रखिएगा, सिंगापुर और मलेशिया जौहर स्ट्रेट के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरी बात बता दें कि भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत में आता है, सबसे ज़्यादा दो देशों से आता है। पहला है सिंगापुर और दूसरा है मॉरिशस। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, कुछ मैं नाम लिख रहा हूं और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे खालसी, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें तो बेहतर होगा, समय की बचत होगी और चीज़ें आप तक विधिवत पहुंच जाएंगी। एक का नाम है खालसी, दूसरे का नाम है कान ऊंचे, तीसरे का नाम है ताक मार्चिंग और पांचवे का नाम है निम्मो। अगले का नाम है बाजगो। ठीक है, तो ये 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। कहाँ के हैं? लद्दाख रीजन के हैं। पहला है खालसी, दूसरा है कान ऊंचे, तीसरा है ताक मांचिंग, तीसरा है निम्मो और चौथा है बाजगो। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। और आप जानते हैं लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है RK माथुर। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आदि महोत्सव और लोसर महोत्सव, दो त्यौहार होते हैं। आदि महोत्सव और लोसर महोत्सव ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो आदि महोत्सव और लोसर महोत्सव ये दोनों कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये दोनों लद्दाख रीजन में मनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत का पहला टेलीस्कोप है जिसका नाम है पहला ग्रोथ नामक भारत का पहला टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? जिसको हेनले भी बोलते हैं, ये लेह में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला टेलीस्कोप हेनले कहाँ पे स्थापित किया गया है? लेह में स्थापित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं D10 के बारे में। D10 किस तरह से हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने देखा था क्या, सिंगापुर के संबंध में हमने ग्रीनलैंड देखा था, उसी तरह से कुछ है D10 वैश्विक। D10
D10 क्या है, चर्चा में रहा है। D10 5G क्लब। आप जानते हैं वर्तमान समय में सारे देश चीन पर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका एक प्रकार से देखें तो कोरोना प्रारंभ वहीं से हुआ था, चीन से ही हुआ था, और चीन ने प्रारंभ दौर में कुछ जानकारी भी छिपाई थी। इससे जो देश बुरी तरह प्रभावित हैं, निश्चित रूप से वो चीन से नाराज हैं। ऐसे में क्या है कि यूनाइटेड किंगडम, आप जानते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में 5G प्रोजेक्ट चल रहा था। किसका था? ये कंपनी है हुआवी, HUAWEI। तो ये जो कंपनी है इसका प्रोजेक्ट चल रहा था 5G को लेकर। अब यूनाइटेड किंगडम ने क्या कर दिया है कि इसके जो भी प्रोजेक्ट थे इसको बैन कर दिया है पूरी तरह से। इसको भारत मतलब अपने देश से निकालना चाहती है इस कंपनी को, और वो चाहते हैं कि इसके विकल्प के तौर पर जो हमारे D10 है, D10 में कौन शामिल है? सबसे पहले G7 कंट्रीज शामिल है। G7 के साथ भारत शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है। D10 में कौन कौन शामिल है? एक तो G7 हो गया, 7 देश वो हो गए, भारत हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, और हमारा एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया इसमें। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि D10 में कौन कौन से देश शामिल है? तो G7 के अतिरिक्त भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो D10 का मतलब है कि इसको 5G क्लब भी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम किस प्रकार से 5G, जो चाइनीज की कंपनियां 5G में निवेश कर रही थी, 5G के लिए तकनीकी ला रही थी, उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए और उसके विकल्प के रूप में कुछ नया हो। मतलब इन नए देशों से, इन 10 देशों से कोई ऐसी कंपनी आए, कोई ऐसी तकनीकी कंपनी आए, या साझा रूप से कोई हम कार्यक्रम बनाए जिससे 5G को बढ़ावा दिया जा सके, 5G में हम अपने आप को कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए ये D10 5G क्लब बनाया गया जिसने चाइनीज कंपनी को बाहर किया जा सके। तो D10 क्लब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उम्मीद करता हूं समझाने में सफल रहा हूं। अब बात आती है यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से ही बात शुरू हुई है। तो यूनाइटेड किंगडम की जब बात आती है तो आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद आपने सुना होगा यूके। तो अंतर क्या है ग्रेट ब्रिटेन और यूके में, अंतर क्या है? जब बात आती है यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में आपका आ जाता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये 3 देश आते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। जब इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड हम जोड़ देते हैं तब उसको हम बोलते हैं यूके। तो ग्रेट ब्रिटेन और यूके क्या है, अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, एक टाइगर रिजर्व चर्चा में था, टाइगर रिजर्व। अब ये टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? आपको बार बार मैं कहता हूं, आपसे परीक्षा में यदि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न आता है, टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न आता है, तो जो आप किताब में रट रहे हैं वहां से नहीं पूछने वाला है। आपसे कहां से पूछे जाएंगे? जो समसामयिक में चलते रहते हैं वहां से पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया, एक टाइगर रिजर्व के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था, अभी तडोबा अंधारी महाराष्ट्र के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश में संबंधित टाइगर रिजर्व बताया है। तो जो समसामयिक में चल रहा है आप उन पे पकड़ बनाए रखिए, उनके बारे में जानकारी रखिए, आपको इसके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। ठीक है, दूसरी बात आती है कि भाई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में एक गैंडे की यहाँ पे मौत हुई है। किस रोग से मौत हुई है? ये भी रोग आपको पता हो जाए, एंथ्रेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक गैंडे की मौत हुई है इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। किस रोग से? एंथ्रेक्स नामक रोग से इसकी मौत हुई है। तो एंथ्रेक्स नामक रोग आपको पता होना चाहिए। अब जो ये एंथ्रेक्स रोग होता है किस विषाणु की वजह से फैलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फैलता है बैसिलस एंथ्रासिस, ये फैलता है बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस।
ठीक है। तो बैसिलस एंथ्रासिस के माध्यम से ये फैलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये था, नाम क्या था, एंथ्रेक्स रोग, तो फैलता किससे है, बैसिलस एंथ्रासिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं पिछले दिनों मैंने बताया था सांभर झील में भी पक्षियों की मौत हुई थी, किस वायरस के कारण हुई थी ये भी मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था हाथियों की मौत हुई थी, कहाँ पे, असम में, उड़ीसा में कुछ हाथियों की मौत हुई थी, उसका भी कारण आपको पता होना चाहिए, किस रोग के कारण हाथियों की मौत हुई थी, ठीक है। तो जो भी वायरस चर्चा में रहे, चाहे मानव के परिप्रेक्ष्य में, पशु पक्षियों के परिप्रेक्ष्य में, वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसको एक जगह नोट करने की जरूरत होती है। तो एंथ्रेक्स जो है गैंडे में हुआ था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडे की मौत हुई है। और एंथ्रेक्स जिस वायरस के कारण होता है, जिस विषाणु के कारण होता है, उसका नाम है एंथ्रासिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैसिलस एंथ्रासिस के कारण इसकी मौत हुई थी। तो टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो रोग है, एंथ्रेक्स जो रोग है, किसको होता है। तो एंथ्रेक्स रोग जो शाकभक्षी हमारे जानवर हैं, जैसे हमारे गाय, भैंस, बैल, बकरी, इन सबको, कोई भी शाकभक्षी जानवर, चाहे हिरन आप ले लीजिए, तो किसी को भी यह रोग हो सकता है। अब जब रोग की बात हो रही है, पशुओं के संबंध में रोग की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तुरंत याद आना चाहिए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अब ये जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को मथुरा में किसने प्रारंभ किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया था। किस रोग के लिए शुरुआत की गई थी यहाँ पे, एक तो था हमारा जिसको हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। दूसरा हमारा जो रोग था वो था ब्रुसोलेसिस, ठीक है। तो फुट एंड माउथ डिजीज और दूसरा जो था ब्रुसेलोसिस, इन दो रोगों के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मथुरा से की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो बोला गया था 2025 तक हम इस पर कंट्रोल करेंगे और 2030 तक इसका उन्मूलन भारत से हो जाएगा। तो जो लक्ष्य होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नेशनल पार्क हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। जैसे बता देता हूं, जैसे है रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। दूसरा आता है ग्रिजल्ड स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आता है तमिलनाडु में। और एक है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आता है छत्तीसगढ़ में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय, बेलाबदर ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। तो जो महत्वपूर्ण रहेंगे वो मैं बताता जाऊंगा, आपका कार्य क्या बनता है उनको नोट डाउन करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है धन्वंतरी रथ ये क्या है। सबसे पहली बात, धन्वंतरी रथ को किसने प्रारंभ किया है, गुजरात राज्य सरकार ने, ठीक है। गुजरात राज्य सरकार ने धन्वंतरी रथ को प्रारंभ किया है। क्या ये जो रथ है इसमें डॉक्टर होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, फार्मासिस्ट होंगे, मतलब एक चलता फिरता अस्पताल है। धन्वंतरी रथ किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इतनी जानकारी सबको होनी चाहिए। अब आपको गुजरात के बारे में कुछ बता दें कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत के पहला हेरिटेज सिटी चुना है। यूनेस्को द्वारा भारत में पहली बार हेरिटेज सिटी का चुनाव किया गया है। और जो हेरिटेज सिटी यहाँ से चुना गया है वो कौन सा है, अहमदाबाद और जयपुर। तो अहमदाबाद और जयपुर ये यूनेस्को के द्वारा भारत में पहली बार जो हेरिटेज सिटी का चुनाव किया गया है उनमें ये शामिल है। इसके बाद आपको जानते हैं मुख्यमंत्री आर्थिक जनगणना प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री आर्थिक जनगणना प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई है? गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। एक चीज और आपको याद होगा कि देश में सर्वोच्च जो पुलिस स्टेशन है, देश के जो प्रमुख 3 पुलिस स्टेशन हैं जिनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, इनमें से एक गुजरात का भी आता है जिसका नाम है बालासुनोर। और बालासुनोर डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन है ये गुजरात राज्य सरकार का जो है ये दूसरे स्थान पे था। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में दूसरे स्थान पे था बालासिनोर पुलिस स्टेशन। पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे था एबरडीन। और एबरडीन कहाँ पे है? ये हमारा आता है अंडमान में। एबरडीन जो है ये अंडमान में आता है। और तीसरे स्थान पे था AJK बुरहानपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की एक पंचायत है, नाम है मोलूगाम बूंदी। मोलूगाम बूंदी, मोलूगाम बूंदी जो पंचायत है ये क्या है? ये भावनगर में है। और इस पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुना गया था, नाम था मोलूगाम बूंदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं गुजरात दंगे की बात अक्सर होती रहती है चुनाव में, तो गुजरात दंगे से संबंधित जो एक पैनल का गठन किया गया था उसका नाम था नानावती पैनल, ये भी आपको पता होना चाहिए। नानावती जो पैनल है ये गुजरात से संबंधित है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लें, अभी हाल ही में एक लेखक है, नाम है हार्पर कॉलिंस। तो हार्पर कॉलिंस ने एक पत्र का संकलन किया है जिसका नाम है जगत जननी को लिखे पत्र। तो जगत जननी को जो लिखे पत्र हैं ये भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए हैं। अपने माता जी को जो भारतीय प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था उसको संकलित किया है हार्पर कॉलिंस ने, और ये नाम दिया गया है जगत जननी को लिखे गए पत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहले इसको बोलते थे ब्रिक्स बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हम क्यों करने वाले हैं कि इसकी प्रमुख जो हैं वो बदल दिए गए हैं। इसके प्रमुख अभी तक थे KB कामत, इनको अब इनका स्थान लेंगे ब्राज़ील के, पूर्व में ये क्या रहे हैं? विदेश मंत्री रहे हैं। इनका नाम है मार्कोस जोंजियो। मार्कोस जोंजियो, ये हैं ब्राज़ील के। और ये अब एक जो हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, इसके प्रमुख बने हैं मार्कोस त्रोंजियो। और भारतवंशी हैं अनिल किशोर। अनिल किशोर यहाँ पे उपाध्यक्ष बनेंगे, मतलब इस बैंक के प्रमुख या अध्यक्ष हो जाएंगे मार्कोस त्रोंजियो और इसके उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोर, ये भारत के हैं। तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है संघाई में, और संघाई कहाँ पे है? चीन में है, ठीक है। तो इतनी जानकारी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी आपको होनी चाहिए। अब आज का महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। पहला हमें करना है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस के बारे में हम देखने वाले हैं। आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। अब 1 जून को मनाया जाता है तो इसके बारे में देखते हैं। कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई भी दिवस होता है क्यों मनाया जाता है? संबंधित जो भी दिवस होता है ये होता है कि वो दिन क्यों मनाया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसी प्रकार से जो विश्व दुग्ध दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डेयरी क्षेत्र का जिससे विकास हो, दुग्ध उत्पादन गतिविधियाँ और इसके पोषण संबंधी जो भी गतिविधियाँ हों उनमें विकास किया जाए, इसके लिए प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मनाता कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मनाता है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं FAO, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है यूनाइटेड नेशन का FAO बोलते हैं, उसके द्वारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको पता है जो दूध होता है उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन होता है। विटामिन में कौन सा होता है? A होता है, B2 होता है, D होता है और K। विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन D और विटामिन K ये आपको दूध में
मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम भी, बच्चों के लिए जो कैल्शियम मिलता है वो भी दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आप सब ने सुना होगा। इन्हीं ने ही अमूल को स्थापित किया था। जो अमूल ब्रांड है, जो दूध का ब्रांड है अमूल, उसको स्थापित किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। और उन्हीं के मेहनत के फलस्वरूप आज भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर, पहले पायदान पर विद्यमान है। आपको बता दूं कि बाद में जब अमूल की स्थापना हो गई थी तो उसी के बाद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन कर उसका प्रमुख बनाया गया था। तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के प्रमुख थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और उन्हीं के समय में ही आप जानते हैं ऑपरेशन फ्लड आपने सुना होगा। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में था। क्यों था? आप जानते हैं श्वेत क्रांति का आगाज ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से ही हुआ था। ऑपरेशन फ्लड से ही श्वेत क्रांति भारत में फैली थी और उसी के बदौलत आज हम दुग्ध उत्पादन में पहले पायदान पर काबिज हैं। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आपने जान लिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो से संबंधित कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, आपकी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है। एक कंपनी है, आप सब ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं टेस्ला। टेस्ला एक कंपनी है। और एक जो दूसरी कंपनी है जिसके बारे में हमें देखना है, इसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसके CEO हैं एलन मस्क। और इसका बहुत ही पावरफुल रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन 9। आपको पता है कि इस तरह के रॉकेट का नाम भी देके पूछा जा सकता है कि ये रॉकेट किस कंपनी से या किस देश से संदर्भित है। जैसे आपने सोयूज रॉकेट सुना होगा, सोयूज रॉकेट। आपने GSLV सुना होगा। तो इस सब के बारे में पता होना चाहिए। जो सोयूज रॉकेट है ये रूस का बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। उसी तरह से एलन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इसका रॉकेट है फॉल्कन 9, बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। अब इस कंपनी ने क्या किया है, पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। मतलब पहली बार किसी प्राइवेट फर्म ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। इनके नाम हैं बॉब बेहकेन और डोग हर्ले। नाम जरूरी नहीं है लेकिन कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाम नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बॉब बेहकेन और दूसरा नाम है डोग हर्ले। ठीक है, सबसे पहली बात इसको बताने का मतलब था कि रॉकेट के बारे में बताना, इसके प्रमुख कौन है ये बताना, और इससे जोड़कर क्या बताना। आपने एक मिशन सुना होगा एक्सपीडिशन 62। एक्सपीडिशन 62 कहां पे उतरा था? ये कजाकिस्तान में। ठीक है, एक्सपीडिशन 62 के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर आए थे, जिनमें एक अमेरिका के थे, एक रूस के भी थे। ठीक है, और एक कहाँ पे उतरे थे? कजाकिस्तान में ये लैंड हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि एक्सपीडिशन 62 के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों ने किस देश में लैंड किया? तो कजाकिस्तान में इन्होंने लैंड किया था। रॉकेट यदि पूछा जाए तो ये सोयूज रॉकेट से वापस आए थे। और सोयूज रॉकेट के बारे में मैंने बताया पहले कि ये रूस का एक रॉकेट है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का एक पावरफुल रॉकेट है। अब इसमें क्या चीज़ और आपको जानना है, आप जानते हैं क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच का नाम आपने सुना होगा। सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय व्यतीत करने वाली महिला हैं क्रिस्टीना कोच। ये भी इसी मिशन के तहत धरती पर वापस लौटी थी। ठीक है, एक और नाम आपने सुना होगा पेगी व्हिटसन। तो क्रिस्टीना कोच ने पेगी व्हिटसन का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, तो क्रिस्टीना कोच कितने दिन रही थी? 328 दिन। और पेगी व्हिटसन जो थी ये 289 दिन अंतरिक्ष में रही थी। तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। और यदि बात करें चहलकदमी करने के लिए तो 2 नाम आपको याद रखना है कि जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी किया था। एक का नाम है जेसिका मेयर और दूसरे का नाम है क्रिस्टीना कोच, जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। एक नाम और याद रखिएगा, इनका नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा।
वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो हैं ये पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई हुई थी। कब गई थी? 1963 में। तो पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया था उनका नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में जो हमारा रेगुलर चलता है, और करंट अफेयर्स के लिए हम आपसे फिर अगले सोमवार को मिलेंगे। बुधवार को हम मिलेंगे करंट अफेयर्स क्विज के लिए जो हमारा यूपीएससी के लिए बहुत ही मददगार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। कल बुधवार है तो कल फिर मिलेंगे क्विज के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे जल्द से जल्द चैनल को एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया जा सके और आपकी क्लासेज, लाइव क्लासेज विधिवत प्रारंभ की जा सकें। धन्यवाद।